दादाजी के 70वें जन्मदिन के बड़े दिन पर मेरे बेटे मार्कस ने 20 मेहमानों के सामने मुझे एक खिचड़ी का कटोरा दिया और कहा, यह वही है जो बेकार लोग खाते हैं दादाजी। उस रात मैंने अपने बैग पैक किए और गायब हो गया। लेकिन अगले दिन जो मैंने किया, उसने मार्कस और उसकी गर्लफ्रेंड ब्रिटनी को रोने और माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। यह मेरी कहानी है जहां न्याय ठंडा परोसा गया। आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आप जहां हैं वहां अब किस समय है। हंसी की आवाजें फर्श के वेंट से आती रहीं। मैंने अपनी आंखें खोलीं और अपने बेडरूम की धुंधली रोशनी में चौंक गया। बगल में रखा डिजिटल घड़ी 7:15 बजे शनिवार शाम मेरे जन्मदिन का समय बता रहा था। मैं लंच के बाद अपनी मेज पर सो गया था, सुबह से खाना बनाने में थककर, सोचते हुए कि कोई मुझे डिनर शुरू होने पर बुलाएगा। लेकिन डिनर तो स्पष्ट रूप से बिना मुझे बुलाए शुरू हो गया था। मैंने बिस्तर से अपने पैर नीचे लटकाए और खड़ा हुआ, अपने कार्डिगन को सीधा करते हुए, अपने सफेद बालों में हाथ फिराते हुए। जैसे ही मैं अपने बेडरूम के दरवाजे के करीब पहुंचा, आवाजें तेज होती गईं। कई आवाजें थीं, सिर्फ मार्कस और ब्रिटनी की नहीं। मेहमान। उन्होंने बिना मुझे बताए मेरे जन्मदिन के डिनर के लिए मेहमान बुलाए थे। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां उतरा। हर कदम के साथ नीचे जश्न की ध्वनि बढ़ती गई। आर्चवे के माध्यम से मैंने डाइनिंग रूम में झांका। मेज भरी हुई थी, 20 लोग, शायद और भी। प्लेटें भरी थीं उस रोस्ट बीफ से जिसे मैंने 3 घंटे तक तैयार किया था। स्कैल्प्ड आलू, सीजर सलाद और वाइन ग्लास चांदनी से झिलमिलाते हुए, जो मैंने 30 साल पहले हेलन के साथ मिलकर लगवाए थे। किसी ने पहले मुझे नहीं देखा। मैं दरवाजे में खड़ा हो गया। एक लाल ब्लाउज पहने महिला, संध्या चेन, ने बात करते हुए मुझ पर नजर डाली और चुप हो गई। फिर एक और मेहमान ने देखा, फिर एक और। बातचीत एकदम खत्म हो गई, जैसे किसी ने म्यूट बटन दबा दिया हो। मार्कस, मैंने कहा, अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए, क्यों किसी ने मुझे डिनर के लिए नहीं बुलाया? मेरा बेटा मेज के सिर पर मेरी जगह बैठा था। ब्रिटनी उसके बगल में हेलन की कुर्सी पर थी। उसने उसकी तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जिसे मैं महीनों से देखना नहीं चाहता था। तिरस्कार। ब्रिटनी हंस पड़ी, अपने हाथ से मुंह ढकते हुए। वही हाथ जिसमें हीरे की चूड़ियां थीं, जिसे मैंने पिछले क्रिसमस पर मार्कस के लिए खरीदी थीं। मार्कस ने अपनी कुर्सी पीछे खींची, लकड़ी के फर्श पर स्क्रैच करते हुए। ओ, माफ करना पॉप्स, उसने कहा, हर शब्द को खींचते हुए। हम पूरी तरह भूल गए थे कि आप यहां हैं। आप आजकल बहुत चुप हैं, जैसे कोई छोटा चूहा जो ऊपर छिपा हो। कई मेहमान असहज होकर हिले। मैंने उनमें से अधिकांश को पहचाना। मार्कस के दोस्तों के समूह से, जो उसके टेक स्टार्टअप के लिए थे। ब्रिटनी के योगा इंस्ट्रक्टर लोग, जो पिछले 4 सालों से मेरा खाना खा रहे थे और मेरी शराब पी रहे थे। मार्कस मेरे पास से रसोई की ओर गया। मैंने उसे कैबिनेट खोलते और सामान टटोलते सुना। जब वह लौटा, उसके हाथ में एक धातु का कटोरा था, जो हमने अपने गोल्डन रिट्रीवर मैक्स के लिए इस्तेमाल किया था, जो 2 साल पहले गुजर गया था। उसने उसे डाइनिंग रूम की मेज पर एक जोर से ध्वनि के साथ रखा, एक खाली कुर्सी के सामने। फिर वह वापस रसोई में गया और एक कैन लेकर आया, अल्पो बीफ चंक्स ग्रेवी में। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। मार्कस ने इलेक्ट्रिक खोलने वाले से कैन खोली। मशीन की आवाजें सुनाई दीं। उसने मैक्स के पुराने कटोरे में सामग्री डाल दी। भूरे रंग के मांस के टुकड़े धातु में गिर गए। कुछ ग्रेवी उस सफेद मेजपोश पर बिखर गई जिसे हेलन ने कढ़ाई की थी। उसने कटोरा उठाया और मुझे पेश किया, जैसे कोई 5 सितारा रेस्तरां में डिश पेश कर रहा हो। ये लो पॉप्स, तुम्हारा जन्मदिन का डिनर। चूंकि तुम पिछले 4 सालों से हमारे ऊपर निर्भर हो, हमारी खाना खा रहे हो, हमारे घर में रह रहे हो, मैंने सोचा तुम अब तक कुत्ते की तरह खाना खाने के आदी हो चुके हो। हमारा घर, उसने कहा, हमारा घर। वह घर जिसे मैंने 1982 में खरीदा था, वह घर जिसे मैंने 2003 में चुकता किया, वह घर जहां मैंने अकेले मार्कस को पाला जब हेलन ब्रेस्ट कैंसर से गुजर गई थी, जब वह 12 साल का था, वह घर जिसका नाम मेरे नाम पर है, उसके नहीं। ब्रिटनी तेज और तीखी हंसी हंस पड़ी।
ओह मेरे भगवान बेबी, ये बिल्कुल सही है। उसने अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। सुनो सब लोग, उसने मेज पर घोषणा की। ये मार्कस का पिता है। वह यहां बिना किराए के रह रहा है, हमारा खाना खा रहा है, हमारी बिजली का इस्तेमाल कर रहा है, और उसने कभी कुछ भी भुगतान करने की पेशकश नहीं की। आज रात हम उसे आभार का पाठ पढ़ा रहे हैं। कई मेहमानों ने अपने प्लेटों में नजरें गड़ाईं। संध्या चेन खड़ी होने लगी, लेकिन उसके पति संजय ने उसे वापस बैठा लिया। एक युवा आदमी जिसे मैंने पहचाना नहीं, वह भी मुस्कुराते हुए अपने फोन पर रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने मार्कस के हाथ से कटोरा लिया, न तो झपट कर, न ही उसे वापस फेंकते हुए। मैंने इसे सावधानीपूर्वक लिया, जैसे कोई भी भेंट स्वीकार करता है। धातु मेरी हथेलियों में ठंडी थी। मुझे कृत्रिम मांस की गंध आई। मैंने कटोरे को 3 सेकंड तक पकड़े रखा। फिर मैंने इसे डाइनिंग रूम के प्रवेश द्वार के पास, उस पुरानी साइड टेबल के पास रखा जो हेलन की मां ने हमें शादी के उपहार के रूप में दी थी। मैंने अपने बेटे की ओर देखा। वह मुस्कुराते हुए इंतजार कर रहा था मुझे चिल्लाने, खुद का बचाव करने के लिए। मुझे खेद है कि मैं मौजूद हूं, वही प्रतिक्रिया पाने के लिए जो मैंने 4 सालों से दी है। धैर्य, समझ और अपमान की अंतहीन सहिष्णुता जो मजाक के रूप में छिपी हुई थी। मैंने ब्रिटनी की ओर देखा, जो अभी भी रिकॉर्ड कर रही थी। उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। मेरे अंदर कुछ टूटा नहीं, वह ठोस हो गया। यह स्पष्ट और ठंडा हो गया जैसे कैलगरी की एक फरवरी की सुबह। मैंने मुड़कर सीढ़ियों की ओर बढ़ा दिया। मेरी पीठ सीधी रही, मेरे कदम संतुलित थे। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, न ही कुछ कहा, न ही उन्हें प्रतिक्रिया का संतोष दिया। मार्कस की आवाज डाइनिंग रूम में गूंज रही थी। अच्छा सब लोग, आइए इस शानदार खाने पर वापस चलते हैं जिसे मैंने अदा किया है। किसे और रोस्ट बीफ चाहिए? उसने कुछ भी नहीं अदा किया। मुझे पता था, क्योंकि मैंने सब कुछ अदा किया था। मैं बाइलिंग सालों तक एक लेखाकार रहा हूं। मैंने हर चीज का रिकॉर्ड रखा। मैं एक एक करके सीढ़ियां चढ़ा। हर कदम सीमा पार करने जैसा महसूस हुआ। वह आदमी जो इस घर में 43 साल रहा, वह आदमी जिसने हेलेन की मौत के बाद मार्कस को अकेले पाला, वह आदमी जिसने सब कुछ अदा किया और कुछ नहीं मांगा, वह आदमी उन सीढ़ियों के नीचे रह गया। जो भी ऊपर पहुंचा वह कोई नया था। मैंने अपने बेडरूम में प्रवेश किया और दरवाजा बंद कर दिया। 4 सालों में पहली बार मैंने उस साधारण ताले का इस्तेमाल किया जो मैंने पिछले वसंत में लगाया था जब वे बाहर थे। क्लिक। आवाज छोटी थी लेकिन पूरी तरह से स्पष्ट। नीचे पार्टी जारी थी। हंसी, संगीत, गिलासों की खनक। उन्हें कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने मुझे 20 गवाहों के सामने अपमानित किया था और वे जश्न मना रहे थे। मैंने अपने डेस्क पर बैठकर अपने लैपटॉप को खोला। स्क्रीन की रोशनी ने मेरे हाथों को रोशन किया। स्थिर, शांत, तैयार। 4 साल, $13,000। मेरे 70वें जन्मदिन पर एक पुलाव का कटोरा। अब समय आ गया था। 5 घंटे हो चुके थे जब मैंने डाइनिंग रूम के फर्श पर वह कटोरा छोड़ा था। रात के करीब घर शांति में आ गया था। मेहमान जा रहे थे। कार के दरवाजे बंद हो रहे थे। मार्कस और ब्रिटनी अपने बेडरूम में जा रहे थे। अब सुबह के लगभग 5 बजे थे और मैं अपने डेस्क पर बैठा था। लैपटॉप खुला और 4 साल के वित्तीय रिकॉर्ड मेरे सामने जैसे किसी मुकदमे में सबूत के तौर पर बिखरे हुए थे। मैं नहीं रो रहा था, न ही गुस्सा हो रहा था। मैं गणना कर रहा था। मेरे डेस्क के पास फाइलिंग कैबिनेट में सब कुछ था। हर बैंक स्टेटमेंट, हर क्रेडिट कार्ड बिल, हर किराने की रसीद, हर उपयोगिता बिल, हर संपत्ति कर भुगतान। मैंने सब कुछ अपने लेखाकार की कुशलता से रखा था, ठीक उसी तरह जैसे मैंने 4 दशकों तक हेंडरसन और एसोसिएट्स के लिए ग्राहक फाइलों को व्यवस्थित किया था। अब मैं एक स्प्रेडशीट बना रहा था। तारीख, खर्च, श्रेणी, राशि, अधिकृत उपयोगकर्ता। मैंने घर के लिए जो बंधक भुगतान किए थे उस पर मैं लगातार भुगतान कर रहा था, जो मैंने पूरी तरह से खरीदा था ताकि मार्कस अपने दोस्तों को बता सके कि वह एक बंधक मुक्त घर में रहता है। मुझसे $0, जबकि 4 साल में संपत्ति कर, बीमा और रखरखाव के लिए मुझसे $13,000, उपयोगिताओं का औसत $200 प्रति माह। उसका योगदान 0, किराने का सामान और घरेलू आपूर्ति $240।
उसका योगदान 0। लेकिन क्रेडिट कार्ड चार्ज असली कहानी बता रहे थे। मार्कस 18 साल की उम्र से मेरे वीजा पर अधिकृत उपयोग करता था। मैंने उसे हेलन की मौत के बाद भी रखा, सोचते हुए कि यह उसे आपात स्थिति में मदद करेगा। ब्रिटनी को 3 साल पहले जोड़े जाने पर, जब उन्होंने सगाई की थी, तब मैंने मदद की थी। कभी शादी नहीं हुई। प्लेस्टेशन 5 और 43 खेल, 2040 टेस्ला मॉडल 3 का डाउन पेमेंट $8,500, होल्ट रेन फ्रूट से डिजाइनर कपड़े $3,900, बीए के लिए वीकेंड ट्रिप $1,850, जोई और अर्ल्स में रेस्तरां के खाने, कभी कभी हफ्ते में 3 बार, $400। इनमें से कोई भी अधिकृत नहीं था। सब कुछ मेरे खाते पर चार्ज किया गया, जबकि मैं कैंपल्स का सूप और पुरानी रोटी खा रहा था। मैंने 6 से 43 बजे गणना समाप्त की। कुल समर्थन जो मैंने 48 महीनों में प्रदान किया, 13 अतिरिक्त अनधिकृत व्यक्तिगत चार्ज $121,347। मैंने फाइल को मार्कस समर्थन 2020-2024 XLSX के रूप में सहेजा और लैपटॉप बंद कर दिया। मेरी खिड़की के बाहर कैलगरी जागने लगा था। सुबह की जॉगिंग करने वाले, कोई अपनी गाड़ी की विंडशील्ड से बर्फ हटाते हुए। अंदर मैंने योजना बनाई। सही 7 बजे मैंने अपने बैंक को कॉल किया। टीडी कनाडा ट्रस्ट ने रविवार को व्यवसाय ग्राहकों के लिए जल्दी फोन लाइनों का उद्घाटन किया था। मैं 1983 से व्यवसाय ग्राहक रहा हूं। सुप्रभात, टीडी कनाडा ट्रस्ट। मैं केविन बोल रहा हूं। कैसे मदद कर सकता हूं? मैंने कहा, मैं रॉबर्ट मिशेल हूं। मुझे अपने क्रेडिट कार्ड खाते से अधिकृत उपयोगकर्ताओं को हटाना है। बिल्कुल श्री मिशेल, क्या मुझे आपका खाता नंबर मिल सकता है? मैंने इसे याद से बताया। सुरक्षा प्रश्नों का उत्तर दिया, 3 बार अपनी पहचान की पुष्टि की। यहां मुझे दिख रहा है कि मार्कस मिशेल 2006 से एक अधिकृत उपयोग करता है और ब्रिटनी चेन को 2021 में जोड़ा गया था। क्या आप दोनों को हटाना चाहेंगे? हाँ, तुरंत, कृपया। मैं इसे अभी प्रोसेस कर सकता हूं। परिवर्तन 1 घंटे के भीतर प्रभावी होगा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या कोई विशेष कारण है? यह एक पारिवारिक मामला है। मुझे यह आज ही करवाना है। समझ गया सर, मैं इसे अभी प्रोसेस कर रहा हूं। एक तार काट दिया। 7:24 बजे मैंने दूसरी कॉल की। CIBC, अलग कार्ड, वही स्क्रिप्ट। मार्कस और ब्रिटनी को मेरे मास्टर कार्ड से हटाया। 7:41 बजे मैंने तीसरी कॉल की। मार्कस और ब्रिटनी दोनों के डेबिट कार्ड मेरे चेकिंग खाते से जुड़े थे। कुछ ऐसा जो मैंने 2 साल पहले सेटअप किया था, जब मार्कस ने दावा किया था कि उन्हें घरेलू आपात स्थिति के लिए एक्सेस की आवश्यकता थी। मैंने दोनों कार्ड हटाए, अपना पिन बदला और अपना ऑनलाइन बैंकिंग पासवर्ड कुछ ऐसा बनाया जो वे कभी नहीं सोच सकते थे। पुलाव 2024, बस पुष्टि के लिए। प्रतिनिधि ने कहा, आप दोनों अधिकृत उपयोगकर्ताओं को हटा रहे हैं? दादाजी घर के डाइनिंग रूम में अपनी कुर्सी पर बैठे थे जब मार्कस और ब्रिटनी ने उन्हें नमस्ते कहा। दादाजी ने एक हल्की मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी चिंता थी। क्या हुआ बेटे? उन्होंने पूछा। मार्कस ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, दादाजी, हमें कुछ बातें करनी है। ब्रिटनी ने उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमें लगता है कि हमें घर के कुछ नियमों में बदलाव करना चाहिए। दादाजी ने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। बूढ़े पेड़ की छाया में बैठकर समझदारी से बातें करना चाहिए। बताओ, क्या बदलाव चाहिए? मार्कस ने अपनी बात को स्पष्ट किया, हम चाहते हैं कि हमें अधिक स्वतंत्रता मिले, जैसे कि अपने खर्चों पर नियंत्रण। दादाजी ने सिर नीचे किया। तुम्हें पता है बेटे, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब मैंने भी अपने जीवन में कई मुश्किलें झेली हैं, लेकिन परिवार की इज्जत और एकता सबसे महत्वपूर्ण होती है। ब्रिटनी ने कहा, हम आपकी इज्जत करते हैं दादाजी, लेकिन हमें अपनी जिंदगी जीने का भी हक चाहिए। दादाजी ने एक पल के लिए सोचा। ठीक है, मैं समझता हूं, लेकिन तुम दोनों को यह समझना होगा कि घर का खर्च और जिम्मेदारियां साझा करनी होंगी। तभी संध्या चेन और संजय चेन दरवाजे पर आए। उन्होंने दादाजी को नमस्ते किया और कहा, आपका बड़ा दिन आ रहा है, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, इस बार हम बिरयानी और पनीर टिक्का बनाएंगे। पूजा के बाद सबको बुलाएंगे। दादाजी ने मार्कस और ब्रिटनी को देखते हुए कहा,
तुम दोनों भी इस बार अपनी पसंद के व्यंजन लाना। ये एक परिवार का जश्न होगा। जश्न की तैयारी के लिए सब मिलकर काम करने लगे। दादाजी ने पूजा की थाली तैयार की और सबको पूजा में शामिल होने के लिए बुलाया। संध्या ने कहा, दादाजी, आपकी मेहनत और ज्ञान की छाया हम पर हमेशा रहेगी। दादाजी ने गर्व से कहा, सच्ची खुशी परिवार में ही है। चलो अब सब मिलकर काम करते हैं। सभी ने मिलकर उस दिन की तैयारी की और परिवार की एकता का जश्न मनाने के लिए उत्सुक थे। दादाजी के घर का माहौल हमेशा से ही गर्मजोशी और स्नेह से भरा रहा है। आज का दिन खास है क्योंकि आज दादाजी का बड़ा दिन नाखाल है। मार्कस, उनका बेटा, अपनी गर्लफ्रेंड ब्रिटनी के साथ इस अवसर को मनाने के लिए तैयार है। मार्कस ने दादाजी को फोन किया, पिताजी नमस्ते, आज आपके बी होम बड़े दिन की तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है? दादाजी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा सब ठीक है, तुम्हारा आना बड़ा सौभाग्य होगा। कुछ समय बाद पड़ोसी संध्या और उनके पति संजय चेन भी आमंत्रित किए गए। संध्या ने दादाजी को प्रणाम करते हुए कहा, नमस्ते दादाजी, आपके बड़े दिन कास्ट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दादाजी ने कहा, बूढ़े पेड़ की छाया हमेशा युवा पेड़ के लिए महत्वपूर्ण होती है। तुम लोग आकर हमारा मान बढ़ा रहे हो। बड़ी धूमधाम से खाना तैयार किया गया जिसमें दादाजी की पसंदीदा बिरयानी और इमत पनीर टिक्का मन्ने शामिल थे। परिवार के सभी सदस्य इकट्ठा होकर पूजा मामड़ करने लगे। दादाजी ने सभी को आशीर्वाद दिया, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखें। थोड़ी देर बाद मार्कस ने दादाजी से कहा, दादाजी हमें कुछ बातें करनी हैं। मुझे लगता है कि कुछ गलत फहमियां हो रही हैं। दादाजी ने गंभीरता से कहा, बेटा एक परिवार में सब कुछ खुलकर बात होनी चाहिए। अगर कुछ गलत है तो हमें उसे सुलझाना होगा। मार्कस ने गहरी सांस ली। दादाजी मुझे लगता है कि हमें घर में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। कहाँ? ब्रिटनी ने सहमति में सिर हिलाया। दादाजी हम आपका सम्मान करते हैं लेकिन हमें अपनी स्वतंत्रता भी चाहिए। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझता हूं बेटे, लेकिन याद रखो परिवार का सम्मान सबसे पहले आना चाहिए। संध्या ने कहा, सभी को अपनी बातें रखनी चाहिए ताकि कोई भी असहमति न रहे। दादाजी ने कहा, तुम सही कहती हो संध्या, परिवार की एकता ही हमारी ताकत है। दिन धीरे धीरे बढ़ता गया और सभी ने एक साथ खाना खाया। दादाजी ने सबको अपने जीवन के अनुभव साझा किए और परिवार के मूल्यों पर जोर दिया। मार्कस ने कहा, दादाजी हम आपके साथ हैं। हम इस घर को हमेशा एक परिवार की तरह बनाए रखेंगे। दादाजी ने गहरी संतोष की सांस ली। बेटा यही तो सबसे बड़ी खुशी है, परिवार का एक साथ रहना। इस तरह दादाजी का खास बड़ा दिन मज़मत खुशियों और प्यार के साथ मनाया गया जो हमेशा के लिए यादगार बन गया। मैंने इसे ध्यान से पढ़ा। मेरे लेखाकार की नजर हर बारीकी पकड़ रही थी। घर खाली करने का नोटिस जिसमें उनके नाम सही सही लिखे थे, मार्कस जेम्स मिशेल, ब्रिटनी एन चेन। पता मेरा पता, समय सीमा डिलीवरी की तारीख से 14 दिन। ये काम करेगा, मैंने कहा। मेरी फीस 600 रुपये है। इसमें ड्राफ्टिंग, रजिस्टर्ड मेल, प्रोसेस सर्वर और अगर जरूरत पड़ी तो एक फॉलोअप परामर्श शामिल है। अगर हमें वास्तविक अवैध कब्जे की कार्रवाई करनी पड़ी तो वो अतिरिक्त होगा। मैंने अपनी चेकबुक निकाली जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था। 600 रुपये मार्कस ने अपने आखिरी इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीदारी पर इससे ज्यादा खर्च किया था। उन्हें यह कब मिलेगा? रजिस्टर्ड मेल सोमवार सुबह भेजा जाएगा। प्रोसेस सर्वर मंगलवार को डिलीवरी की कोशिश करेगा। बुधवार को सबसे लेट उनके हाथ में होगा। बुधवार 4 दिन बाद। वॉल्श मुझे दरवाजे तक ले गए, मेरा हाथ मिलाया। एक बात और, श्री मिशेल, क्या उनके पास जाने के लिए कहीं और है? मैंने मार्कस की मां की बहन के बारे में सोचा जो एडमंटन में है। ब्रिटनी के माता पिता के बारे में सोचा जिन्होंने सालों पहले साफ कर दिया था कि वे उसके जीवन शैली का समर्थन नहीं करेंगे। यह अब मेरी चिंता नहीं है, मैंने कहा। उसने सिर हिलाया। अगर कुछ बदलता है तो मुझे कॉल करें। अगर वे आपको धमकी दें, संपत्ति को नुकसान पहुंचाए या कुछ भी जिसे कानूनी ध्यान की आवश्यकता हो। अपनी कार में लौटकर मैंने इंजन शुरू करने से पहले एक पल के लिए बैठा। मेरे फोन पर 3 मिस्ड कॉल थे
सभी घर के लैंडलाइन से। मोटल वापस जाने में 30 मिनट लगे। रविवार की दोपहर की ट्रैफिक। मैंने एक सबवे पर रुका, एक सैंडविच ऑर्डर किया, जिसे मैंने पार्किंग में खाते हुए वॉल्श द्वारा दिए गए नोटिस की कॉपी की समीक्षा की। 14 दिन, यही समय था उनके पास अपनी जिंदगी पैक करने और मेरे घर से जाने के लिए। उस शाम एक और वॉयस मेल आया। मार्कस फिर से। उसकी आवाज अब अलग थी, छोटी, चिंतित। डैड, कृपया, हमें बात करनी है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है। बस मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। हम इसे ठीक कर देंगे, जो भी हो हम इसे सही कर देंगे। कृपया मुझे वापस कॉल करो। कोई माफी नहीं, बस वादे, बस बातचीत। अभी भी सोचते हुए कि यह कुछ ऐसा था जिसे वे संभाल सकते थे, सही शब्दों के संयोजन के साथ। मैंने इसे एक बार सुना, फिर हटा दिया। मोटल में 4 दिन काफी थे। वॉल्श से 2 बार मिलने का समय, रजिस्टर्ड मेल भेजने का समय, मार्कस और ब्रिटनी को उनके पैनिक में डुबोने का समय। मंगलवार की दोपहर मैंने अपना सूटकेस पैक किया, गेटवे इन से चेकआउट किया और 15 किमी वापस कैलगरी की ओर चला। सड़क से मेरा घर अपरिवर्तित दिख रहा था। वही ग्रे साइडिंग, वही झाड़ियां जिन्हें मार्कस हमेशा ट्रिम करने का वादा करता था, लेकिन कभी नहीं किया। मैंने 3 बजे ड्राइववे में गाड़ी खड़ी की, इंजन बंद किया और एक पल के लिए बैठ गया। चमड़े का दस्तावेज फोल्डर यात्री सीट पर रखा था। इसके अंदर खाली करने का नोटिस की 2 कॉपियां थीं। मैंने अपना सूटकेस ट्रंक में छोड़ दिया, बाद में इसे लूंगा। चाबी दरवाजे के ताले में आसानी से घुसी। मैंने फॉयर में कदम रखा और लिविंग रूम से आवाजें सुनी। टेलीविजन का शोर, फिर अचानक खामोशी, कदमों की आवाज। मार्कस पहले आया। उसका चेहरा आश्चर्य से राहत की ओर बढ़ा। डैड, तुम वापस आ गए। हम तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थे। मैंने बिना रुके उसके पास से गुजरते हुए डाइनिंग रूम की ओर बढ़ा। पीछे से ब्रिटनी की आवाज आई, रॉबर्ट, हम तुम्हारे घर लौटने से बहुत खुश हैं। हमें सचमुच बात करनी है। उसने पहले कभी मुझे रॉबर्ट नहीं कहा, हमेशा श्री मिशेल, उस झूठी मिठास के साथ। डाइनिंग रूम की मेज पर शनिवार की बड़ी दिन की सजावट अभी भी थी। सूखी हुई फूलों की एक क्रिस्टल की वाज जिसमें हेलेन को बहुत प्यार था। मैंने फोल्डर को उस पॉलिश लकड़ी पर रखा जिसे हेलेन हर रविवार को साफ करती थी, और इसे उसी सटीकता से खोला जिसका मैं 4 दशकों से ऑडिट रिपोर्ट्स खोलने में उपयोग करता था। 2 दस्तावेज, साफ किनारे, आधिकारिक लेटर हेड। मैंने एक कॉपी मेज पर ब्रिटनी की ओर बढ़ाई, दूसरी मार्कस के सामने रखी जब वह उसके पीछे आया। तुम्हारे पास अन्य आवाज खोजने के लिए 14 दिन है, मैंने कहा। मार्कस ने अपनी कॉपी उठाई, उसकी आंखें पन्नों पर दौड़ी। उसका चेहरा उड़ गया। क्या? तुम ये नहीं कर सकते। मैं यहां अपनी पूरी जिंदगी रहा हूं, ये मेरा घर है। मैंने जवाब नहीं दिया। वह यहां मेरे आश्रित बच्चे के रूप में रहा, फिर अवांछित मेहमान के रूप में। इनमें से कोई भी उसे स्वामित्व नहीं देता। ब्रिटनी का कागज उसके हाथों में कांप रहा था। उसने शीर्षक की ओर देखा, औपचारिक भाषा, और उसका चेहरा टूट गया। आंसू तुरंत आए, जोर से, नाटकीय। तुम हमें सड़क पर फेंक रहे हो, हम कहां जाएं? तुम किस तरह का इंसान हो? ऐसा इंसान जिसने तुम्हें 4 साल मुफ्त आवास दिया और अपने 70वें जन्मदिन पर एक कटोरी खिचड़ी के बदले। मार्कस ने मेज पर अपनी हथेली मारी। यह एक मजाक था, ब्रिटनी ने समझाया। यह सिर्फ एक मजाक था जो बहुत दूर चला गया, कोई माफी नहीं। और यह मजाक नहीं था, लेकिन ब्रिटनी ने ऊपर देखा। मस्कारा पहले से ही बह रहा था। हम अब माफी मांगते हैं, हम इसे सही करेंगे, हम किराया देना शुरू करेंगे, जो भी तुम चाहोगे। तुम्हारे पास 2 सप्ताह हैं, नोटिस कानूनी है, समय सीमा अंतिम है। मैं सुझाव देता हूं कि तुम अपार्टमेंट की तलाश शुरू करो। मैंने सीढ़ियों की ओर मुड़कर कहा। पीछे से मार्कस की आवाज ऊंची हुई, क्या तुम वकील के पास गए? क्या तुमने अपने ही परिवार के खिलाफ वकील रखा? मैंने जवाब नहीं दिया। दूसरी मंजिल तक 13 कदम। मैंने उन्हें मार्कस को बच्चे के रूप में, किराने का सामान उठाते हुए, हेलेन की कैंसर के इलाज के दौरान उसकी दवाएं उठाते हुए और हर चीज का बोझ उठाते हुए चढ़ा। अब मैं बिना उस बोझ के चढ़ रहा था। यह पागलपन है, मार्कस ने नीचे से चिल्लाया। हमारे पास अधिकार हैं, तुम बस ऐसा नहीं कर सकते। मैंने बिना मुड़े कहा,
जो कुछ भी तुम्हें जानने की जरूरत है वो सब वहां है। ब्रिटनी की आवाज में रुंधन था। कृपया सिर्फ 1 मिनट सुनो। मैं अपने बेडरूम के दरवाजे तक पहुंचा, अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। ताले की आवाज एक ठोस क्लिक के साथ आई। दरवाजे के दूसरी तरफ उनकी आवाजें चलती रहीं। मार्कस का गुस्सा, ब्रिटनी का नाटकीय शोक। मैंने अपने डेस्क पर बैठकर लैपटॉप खोला। मेरी स्क्रीन पर कैलेंडर 26 नवंबर दिखा, लाल रंग में घेरा हुआ। नोटिस की डिलीवरी से 14 दिन बाकी थे। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मार्कस का संदेश आया, हमें इस बारे में बड़े लोगों की तरह बात करनी चाहिए। मैंने फोन को स्क्रीन के बल नीचे रख दिया और जवाब नहीं दिया। नीचे कुछ भारी वस्तु फर्श पर गिरी। मार्कस का गुस्सा बाहर निकला। मैंने अपने लैपटॉप पर एक नोट बनाया। मंगलवार 3:27 अपराह्न। नीचे से जोरदार आवाज, वे जाने के बाद नुकसान का आकलन करना है। दस्तावेजीकरण शुरू हो चुका था। वह शाम धीरे धीरे गुजरी। मैं अपने कमरे में रहा, दरवाजा बंद किया और नए यथार्थ में घर के बसने की आवाजें सुनता रहा। मार्कस और ब्रिटनी की आवाजें वेंट्स के जरिए आती रहीं, जल्दी जल्दी फुसफुसाते हुए। फोन कॉल्स। ब्रिटनी उस विशेष सुर में बोल रही थी जो उसने सहानुभूति जुटाने के लिए इस्तेमाल किया। बुधवार की सुबह मेरे फोन पर 14 मिस्ड कॉल्स थीं, जिनमें से कई नंबर मुझे पहचाने हुए थे। ब्रिटनी की बहन वैंकूवर में, मार्कस का पूर्व बॉस, 2 पड़ोसी, कई लोग जिनसे मैंने वर्षों से बात नहीं की थी। यह अभियान शुरू हो चुका था। ब्रिटनी की बहन मेलिसा ने सुबह 9 बजे कॉल की। मैंने इस बार उत्तर दिया। रॉबर्ट, उसकी आवाज में चिंता थी। ब्रिटनी ने मुझे कॉल किया। वो बिल्कुल दुखी है। वो कहती है तुम्हें उन्हें निकालना है। क्या हुआ? मार्कस और ब्रिटनी यहां 4 साल से मुफ्त में रह रहे हैं। शनिवार को मेरे 57वें जन्मदिन पर उन्होंने 20 मेहमानों के सामने मुझे कुत्ते का खाना दिया और मुझे फ्रीलोडर कहा। मैंने उन्हें कानूनी नोटिस दिया है। 14 दिन उन्हें अन्य आवास खोजने के लिए। सन्नाटा। फिर उसने तुम्हारे जन्मदिन का कुछ नहीं कहा? मुझे लगता है कि उसने नहीं कहा। रॉबर्ट, मुझे यकीन है कि कोई गलतफहमी हुई है। परिवार को इससे निपटना चाहिए। ये कोई गलतफहमी नहीं है। ये एक सीमा है, एक जो मुझे सालों पहले कहनी चाहिए थी। उसने थोड़ी देर बाद फोन रखा। अलवारिता उसके अलविदा में थी। गुरुवार की सुबह मैं कॉफी के लिए नीचे गया। मार्कस रसोई में था, काउंटर पर लीनिंग करते हुए। जब मैंने ग्राउंड्स को फिल्टर में मापा, 2 स्कूप, 40 वर्षों से यही दिनचर्या। हमें बात करनी है, उसने कहा। मैंने कॉफी मेकर पर स्टार्ट बटन दबाया। मैं सुन रहा हूं। मैंने एक वकील से बात की। उसने कहा मौखिक समझौते अल्बर्टा में कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं। हमारे बीच यह समझ थी कि हम यहां स्थायी रूप से रह सकते हैं। हम यह दावा करेंगे। मैंने उसकी ओर मुड़कर कहा, तो उस वकील को नियुक्त करो और अपना दावा दायर करो। मेरे वकील ने इसके लिए तैयारी कर ली है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मेरे पास 4 वर्षों के बैंक स्टेटमेंट हैं जो दर्शाते हैं कि मैंने तुम्हारी पूरी जीवन शैली को फंड किया जबकि तुमने कुछ नहीं दिया। मैं एक अकाउंटेंट हूं मार्कस। मैं सब कुछ दस्तावेजित करता हूं। स्प्रेडशीट में 13 मेज़ का समर्थन और 18 सारन यूलोजोनाजोलर के अनधिकृत क्रेडिट कार्ड चार्ज हैं जो तुम और ब्रिटनी ने अनुमति के बिना किए। तुम्हारा वकील ये खोज में देखेगा। उसकी आत्मविश्वास टूट गया। वह ब्लफ कर रहा था। यह बेतुका है, उसने बड़बड़ाया, लेकिन वह बिना एक और शब्द कहे रसोई से चला गया। उस दोपहर मेरे बेडरूम के दरवाजे पर एक हल्की खटखट आई। मार्कस के आक्रामक दरवाजे पर दस्तक से अलग। यह ब्रिटनी की खटखट थी। रॉबर्ट, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? मैंने दरवाजा खोला, आधा खोला और प्रवेश की अनुमति देने के लिए पीछे नहीं हटी। वह हॉलवे में खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं। इस बार असली आंसू, या कम से कम अधिक विश्वसनीय। क्या हम कृपया बस बात कर सकते हैं? सच में बात करने के लिए कुछ नहीं है, नोटिस कायम है। लेकिन रॉबर्ट, उसने अपने हाथ एक साथ जोड़ते हुए कहा, मैंने एक गलती की। मैं मजाक कर रही थी
मूड हल्का करने की कोशिश कर रही थी। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इसे इतना गंभीरता से लोगे। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? मैं तुमसे विनती कर रही हूं। तुमने इसे फिल्माया ब्रिटनी। तुमने अपना फोन निकाला और मेरे जन्मदिन पर मुझे कुत्ते का खाना देते हुए रिकॉर्ड किया। तुमने 20 लोगों को कहा कि मैं अपने ही घर में फ्री लोडर हूं। वह मजाक करने की कोशिश नहीं थी, यह मनोरंजन के लिए क्रूरता थी। लेकिन शनिवार को तुमने इसे हमारा घर कहा। यह तुम्हारा घर नहीं है, यह मेरा है। मेरे नाम पर टाइटल है। मेरी पैसे ने सब कुछ चुकाया। तुम एक मेहमान हो जो अपनी जगह भूल गई हो। उसकी चेहरे की चमक काली हो गई। तो यही इस बारे में है, नियंत्रण। तुम गुस्सा हो क्योंकि हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, बजाय इसके कि तुम्हारी अनुमति के लिए हर चीज पूछें। नहीं, मैं इस वजह से थक गया हूं क्योंकि तुमने मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। और तुम तो खेद भी नहीं मना रही हो। तुम बस इस बात का खेद मना रही हो कि तुम्हें पकड़ा गया, खेद नहीं कि तुमने क्या किया। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। उसके कदमों की आवाज हॉलवे में पीछे हट गई, इस बार तेज, गुस्से में। शुक्रवार को मैंने दीवारों के आर पार उनकी बहस सुनी। मार्कस की आवाज, ये काम नहीं कर रहा है। तुम्हारी सारी रोने धोने से कुछ नहीं बदल रहा। ब्रिटनी की प्रतिक्रिया बहुत धीमी थी कि सुनाई ना दे। मार्कस फिर से, तो हमें एक और तरीका खोजना चाहिए। मैंने एक नोट बनाया। शुक्रवार की शाम एक और तरीके पर चर्चा सुनाई दी। करीबी निगरानी करें। शनिवार की सुबह मैंने नीचे कैबिनेट के दरवाजों के खुलने और बंद होने की आवाज सुनी। जोर से नहीं, बल्कि लगातार कुछ खोजने के लिए। मैंने अपने फोन पर सुरक्षा कैमरा ऐप खोला। हां, मैंने कैमरे लगाए थे 2 बुधवार की दोपहर, जब वे अपार्टमेंट देखने गए थे। एक लिविंग रूम की बुककेस में, एक फ्रिज के ऊपर। दोनों मोशन एक्टिवेटेड क्लाउड स्टोरेज में रिकॉर्ड कर रहे थे। अल्बर्टा में उचित सूचना के साथ यह कानूनी था, जिसे मैंने गुरुवार की सुबह लिखित नोटिस के जरिए दिया था। रसोई के कैमरे ने ब्रिटनी को हर कैबिनेट खोलते हुए दिखाया, बर्तनों के पीछे देखती हुई, बॉक्स को हिलाते हुए क्या खोज रही थी। मेरे वित्तीय दस्तावेज, संपत्ति। दादाजी के कमरे में 2 चीजें थीं जो उन्होंने ताला लगा दिया था। मैं उस ताले को भी बदलूंगा। 10 मिनट बाद मार्कस की गर्लफ्रेंड ब्रिटनी हार मानकर चली गई। मैंने उस घटना का वीडियो सुरक्षित कर लिया। खोजने की कोशिश। 23 नवंबर, MP4। रविवार की दोपहर मैंने एक ताले का कारीगर बुलाया। पेशेवर सेवा। ऐसा कोई नहीं जिसे मार्कस जानता हो। वह 2 घंटे में आ गया। उसने घर के हर ताले को बदल दिया। मुख्य दरवाजा, पीछे का दरवाजा, गैरेज और मेरे बेडरूम का ताला। नए किराएदार आ रहे हैं? उसने काम करते हुए पूछा। पुराने जा रहे हैं? उसने तुरंत समझ लिया, सिर हिलाते हुए। फिर से शुरुआत? बिल्कुल सही। शाम 4 बजे मेरे पास नए चाबियां थीं। पुराने चाबियां अब बेकार धातु थीं। उस शाम मार्कस और ब्रिटनी ने अपनी चाबियां आजमाई, लेकिन अंदर नहीं जा सके। मैंने उन्हें दरवाजे पर सुना, हैंडल को झटका देते हुए, गाली देते हुए। मैंने दरवाजा खोला। तुम्हारी चाबियां काम नहीं कर रही हैं क्योंकि मैंने ताले बदल दिए हैं। तुम अंदर आ सकते हो, लेकिन तुम्हें नए चाबियां नहीं मिलेंगी। घर को सुरक्षित किया जा रहा है। मार्कस का चेहरा लाल हो गया। तुम हमें अपने ही घर से बाहर नहीं रख सकते। मैंने कहा, अपना नोटिस एक बार फिर पढ़ो। यह तुम्हारा घर नहीं है, यह मेरा है। तुम इसे अस्थायी रूप से उपयोग कर रहे हो। ताले मेरी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। यह अवैध है। अपने वकील से पूछो। संपत्ति के मालिक ताले बदल सकते हैं जब तक कि निवासियों को उचित घंटों में प्रवेश मिलता है। दरवाजे खुले हैं, तुम आ सकते हो, लेकिन अब तुम मुझे अपने ही घर से बाहर नहीं रख सकते। मैंने उसके चेहरे पर दरवाजा बंद कर दिया। 10 दिन बाकी हैं। सोमवार की सुबह मैंने कुछ ऐसा खोजा जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं अपने क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट की समीक्षा कर रहा था, जो मैं हर महीने नियमित रूप से करता था, जब मैंने सितंबर में एक चार्ज देखा जो मुझे पहचान में नहीं आया। इक्विफैक्स क्रेडिट रिपोर्ट 24। झोसो। मैंने सितंबर में क्रेडिट रिपोर्ट का ऑर्डर नहीं दिया था। मैंने 1 साल से अधिक समय से अपने क्रेडिट की जांच नहीं की थी। मेरा पेट कस गया।
मैंने अपने इक्विफैक्स खाते में लॉग इन किया। रिपोर्ट में 15 सितंबर को सीआईबीसी से एक हार्ड इंक्वायरी दिखाई दी। मेरे नाम पर एक नए क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन मैंने कोई क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया था। मैंने तुरंत सीआईबीसी को फोन किया। ये रॉबर्ट मिशेल है। मैं देख रहा हूं कि 15 सितंबर को मेरे नाम पर एक क्रेडिट कार्ड का आवेदन किया गया था। मैंने वह आवेदन नहीं किया। एक पल रुकें। चाबियों की आवाज। हां, मुझे वह आवेदन मिला। ये एक डिविडेंड वीजा के लिए था। आवेदन स्वीकृत हुआ और कार्ड भेजा गया। मुझे आपका पता सर्च ट्रेल पर देखना है। मैंने वह कार्ड कभी प्राप्त नहीं किया। हमारे रिकॉर्ड के अनुसार इसे 20 सितंबर को सक्रिय किया गया और वर्तमान में इसका बैलेंस 8,955 है। यह संख्या मुझे झटके की तरह लगी। मैंने वह कार्ड कभी सक्रिय नहीं किया। किसी और ने किया। यह धोखाधड़ी है। मैं आपको तुरंत हमारी धोखाधड़ी विभाग में स्थानांतरित कर रहा हूं, सर। धोखाधड़ी की जांच में 3 घंटे लगे। फोन कॉल, हल्फनामा, दस्तावेज। शाम 5 बजे मुझे पुष्टि मिली कि किसी ने मेरे क्रेडिट कार्ड के आवेदन पर मेरी हस्ताक्षर की नकल की थी। सक्रियता मेरी व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करके ऑनलाइन की गई थी। कार्ड का उपयोग नकद अग्रिमों और ऑनलाइन खरीदारी के लिए किया जा रहा था। मार्कस और ब्रिटनी मेरे व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच रखने वाले एकमात्र अन्य लोग थे। कार्ड मेरे घर पर भेजा गया था, जहां वे उसे रोक सकते थे। मैंने पट्रीशिया वॉल्श को फोन किया। रॉबर्ट, क्या हुआ? पहचान की चोरी, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, 18,450। मेरे पास सबूत हैं। यह केवल नागरिक मामला नहीं है, बल्कि आपराधिक है। क्या आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की है? अगला काम वही करने जा रहा हूं। अच्छा, तुरंत करो। यह आपके मामले को काफी मजबूत करेगा। वे केवल वे निवासी नहीं हैं जिन्हें आप हटाना चाहते हैं। वे अपराधी हैं जिन्होंने आपके अपने घर में आपको शिकार बनाया है। पुलिस रिपोर्ट में 2 घंटे और लगे। एक कांस्टेबल घर आया, मेरी बयान ली, दस्तावेज इकट्ठा किए। मार्कस और ब्रिटनी अपने कमरे में रहे, दरवाजा बंद किए हुए, जब अधिकारी वहां थे। जब वह जा रहा था, उसने धीरे से कहा, मिस्टर मिशेल, मैंने पहले ऐसे मामले देखे हैं। बुजुर्गों के वित्तीय शोषण, यह लोगों के सोचने से अधिक सामान्य है। आपने कानूनी मदद लेना सही किया। अधिकतर लोग अपने बच्चों को रिपोर्ट करने में शर्माते हैं। वह शब्द, बुजुर्गों का शोषण। मैं 70 साल का था और मेरे अपने बेटे ने मेरे खिलाफ बुजुर्गों का शोषण किया था। उस रात मैंने अपने स्प्रेडशीट में जोड़ा, मूल समर्थन 13,450 मूल अनधिकृत चार्जेस दियो पेंटो ओनोटुआट्रोस धोखाधड़ी क्रेडिट कार्ड 8,450। कुल मिलाकर 179,818। मेरे बेटे ने 4 साल में मुझसे 179,000 से अधिक चुराए। मैंने मार्कस और ब्रिटनी को एक ईमेल भेजा। विषय, आपराधिक धोखाधड़ी के आरोप। मुख्य पाठ, तुमने एक क्रेडिट कार्ड आवेदन पर मेरी हस्ताक्षर की नकल की और 8,150 चुराए। मैंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की है। धोखाधड़ी की जांच चल रही है। यह राशि किसी भी नागरिक दावे में पुनर्प्राप्ति के लिए जोड़ी जाएगी। तुम्हें एक आपराधिक रक्षा वकील से परामर्श करना चाहिए। तुम्हारे पास निष्कासन की समय सीमा से पहले 6 दिन बचे हैं। सीसी पट्रीशिया वॉल्श भेजें। 5 मिनट बाद नीचे से आवाज आई, क्या बकवास है, वह कुछ भी साबित नहीं कर सकता। ब्रिटनी की आवाज ऊंची, घबराई हुई। तुमने कहा था कि यह सुरक्षित है। तुमने कहा था कि वह कभी जांच नहीं करता। चुप रहो, बस चुप रहो। एक दरवाजा बंद हुआ। मैंने अपने लैपटॉप खोला और उन 3 लोगों को एक ईमेल लिखना शुरू किया जिन्होंने अब तक मेरे निर्णय को मान्यता दी थी। मेरे पूर्व सहयोगी जिम रिचर्डसन, पट्रीशिया वॉल्ज और हेलेन की सबसे अच्छी दोस्त मार्गरेट, जो निष्कासन नोटिस के बाद से मुझसे संपर्क कर रही थी। मैं अंतिम निर्णय के लिए उनके सलाह लेना चाहता था। क्या आपराधिक आरोप दर्ज कराना है या पुनर्प्राप्ति स्वीकार करनी है? 6 दिन, फिर वे चले जाएंगे। फिर मैं तय करूंगा कि क्या जेल का समय उचित है या गरीबी ही पर्याप्त सजा होगी। अगले सुबह घर का माहौल अलग था। अब तनावपूर्ण नहीं, हार मान लेने वाला। मैं चुप्पी में जागा। कोई कैबिनेट नहीं, कोई शोर नहीं, गुस्से में भरी आवाजें, सब कुछ चुप। मैं सुबह 8 बजे सीढ़ियों से नीचे उतरा। रसोई खाली थी।
कॉफी बनाने की मशीन ठंडी हो चुकी थी। आमतौर पर ब्रिटनी सुबह 7 ही बजे उठ जाती थी, मेरी कॉफी, मेरा दूध, मेरा चीनी लेकर। काउंटर पर मुझे एक नोट मिला। हम कुछ दिनों के लिए ब्रिटनी की बहन के साथ वैंकूवर में रह रहे हैं। हम समय सीमा तक अपने सामान लाने वापस आएंगे। वे 6 दिन पहले ही भाग चुके थे। मैं घर में धीरे धीरे चला। लिविंग रूम में उनकी चादरें अब भी सोफे पर थीं। डाइनिंग रूम में टेबल अभी भी उनके कागजात से भरी हुई थी। बेडरूम में कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे, बिस्तर बेतरतीब। वे भाग गए थे, लेकिन अपने सामान को छोड़ गए थे। समय सीमा के ठीक समय पर वापस आकर सब कुछ ले जाने और गायब होने की योजना बना रहे थे। मैंने अपने फोन से पैट्रिशिया वॉश को संदेश भेजा। उन्होंने अस्थायी रूप से घर छोड़ दिया है। घर खाली है। मुझे क्या करना चाहिए? कुछ ही मिनटों में जवाब आया। सब कुछ दस्तावेजित करो। हर कमरे की तस्वीरें लो, वीडियो बनाओ, उनके सभी सामानों की सूची बनाओ। इसे ध्यान से संभालो। उनके पास उचित समय में अपनी संपत्ति वापस लेने का कानूनी अधिकार है। मैंने अगले 3 घंटे हर चीज की तस्वीरें लेने और दस्तावेज बनाने में बिताए। हर कमरे, हर फर्नीचर के टुकड़े की तस्वीरें खींची। प्ले स्टेशन, डिजाइनर कपड़े, योगा मैट, प्रोटीन पाउडर, वो सस्ता फर्नीचर जो उन्होंने हेलेन के सिलाई के कमरे में भरा था। सब कुछ दस्तावेजित, दिनांकित, सूचीबद्ध। उस शाम जिम रिचर्डसन का फोन आया। मैंने उन्हें धोखाधड़ी की खोज के बारे में ईमेल किया था। रॉबर्ट, मैंने उस बारे में सोचा जो तुमने मुझे बताया था 94 में, जब उस ग्राहक ने फर्म से धोखाधड़ी करने की कोशिश की थी। तुमने मुझे कुछ ऐसा सिखाया जो मैं कभी नहीं भूला। क्या? तुमने कहा था कि बुरा हार्न लिखना जरूरी है या यह बढ़ता है। बुरे लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। कभी कभी उन्हें लिखना ही नुकसान रोकने का एकमात्र तरीका होता है। तुम बुरे लोगों को लिख रहे हो रॉबर्ट? यह ताकत लेता है जो अधिकतर लोगों में नहीं होती। हमारे बात खत्म होने के बाद मार्गरेट का फोन आया। हेलेन की सबसे अच्छी दोस्त, वो महिला जो हमारे साथ कीमो अपॉइंटमेंट्स में बैठती थी और मेरे हाथ को अंतिम संस्कार में पकड़े रखती थी। रॉबर्ट, हेलेन तुम पर गर्व करेगी। ये बात मुझ पर गहरी चोट कर गई। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? मुझे विश्वास है। उसने हमेशा कहा कि मार्कस को परिणाम चाहिए, कि तुम उसके साथ बहुत नरम थे जब वह मर गई। तुम दोनों माता पिता बनने की कोशिश कर रहे थे और तुमने उसे बहुत छूट दी। उसे इस बारे में चिंता थी कि जब तुम उसका समर्थन नहीं कर पाओगे तो क्या होगा। तुम अंततः उसे वो सबक सिखा रहे हो जो वह वर्षों पहले सीखना चाहती थी। उस रात मैंने महीनों में सबसे बेहतर नींद ली। कोई पदचाप की आवाज नहीं, ना दीवारों के बीच कोई आवाज, कोई तनाव नहीं, बस सन्नाटा। बुधवार की सुबह पैट्रिशिया वॉश का फोन आया। रॉबर्ट, 14 दिन 3 दिन में खत्म हो रहे हैं। शुक्रवार को शाम 5 बजे। अगर वे अपने सभी सामान के साथ बाहर नहीं निकलते तो हम औपचारिक बेदखली के लिए आवेदन करेंगे और पुलिस बल का सहारा लेंगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं तैयार हूं। एक और बात, मैं सिफारिश करती हूं कि तुम वहां रहो जब वे बाहर निकलें। सब कुछ दस्तावेजित करो। जब वे चले जाएं, घर की तस्वीरें लो। कोई नुकसान, कोई सामान गायब, हमें सबूत चाहिए। गुरुवार की सुबह मुझे मार्कस से एक संदेश मिला। हम कल अपने सामान लेने आएंगे। अपना क्षति जमा तैयार रखो। मैंने उस पर जवाब नहीं दिया। उन्होंने कभी क्षति जमा नहीं दिया। उन्होंने कभी कुछ नहीं चुकाया। शुक्रवार की सुबह ठंडी और साफ थी। 29 नवंबर, समय सीमा। मैं सुबह 6 बजे उठा, कॉफी बनाई और इंतजार किया। सुबह 9 बजे एक यू हॉल ट्रक मेरी ड्राइववे में आया। मार्कस ड्राइविंग कर रहा था। ब्रिटनी पास की सीट पर थी। उसकी बहन मेलिसा और एक और व्यक्ति जो मुझे नहीं पहचानता था, एक दूसरी कार से बाहर आए। मैं दरवाजा खोला इससे पहले कि वे दस्तक दें। आपके पास शाम 5 बजे तक अपने सभी सामान हटाने का समय है, मैंने कहा। मैं यहां पूरी समय दस्तावेजित करूंगा। कुछ भी नुकसान मत करना। मार्कस बिना कुछ कहे मुझसे आगे बढ़ गया। ब्रिटनी मेरी आंखों से मिलाने से कतराई। अगले 6 घंटों तक मैंने उन्हें बक्से, फर्नीचर, कपड़ों के बैग, प्ले स्टेशन जो अब भी अपने बॉक्स में था, योगा मैट, डिजाइनर कपड़े, सस्ते IKEA फर्नीचर उठाते हुए देखा।
मैंने हर चीज की तस्वीरें खींची, समय और दिनांक के साथ। दोपहर 2:23 बजे मार्कस रसोई में मेरे पास आया। उसका चेहरा अलग था, गुस्से में नहीं, टूटा हुआ। पापा, कृपया क्या हम बात कर सकते हैं? समय सीमा 5 बजे है। मुझे पता है, लेकिन मुझे खेद है। ठीक है, मुझे सच में खेद है। वो कुत्ते का खाना लाने का विचार ब्रिटनी का था, लेकिन मैं इसके साथ चला गया और ये गलत था। और क्रेडिट कार्ड, मैं डेस्परेट था। स्टार्टअप काम नहीं कर रहा था। मेरे पास बिल थे। मुझे सिर्फ खेद है। मैंने उसे देखा, सच में देखा। ये आदमी जो हेलेन की तरह दिखता था, जिसकी आंखें, नाक, मुस्कान हेलेन की थी जब वह इसे उपयोग करता था। मार्कस, क्या तुम जानते हो कि तुम किसके लिए माफी मांग रहे हो? कुत्ते के खाने, क्रेडिट कार्ड, सबके लिए। नहीं, तुम माफी मांग रहे हो क्योंकि तुम परिणामों का सामना कर रहे हो। तुम माफी मांग रहे हो क्योंकि तुम्हें बेदखल किया जा रहा है। अगर वो कुत्ते का खाना काम कर गया होता, अगर मैंने बस इसे ले लिया होता और चुप रहता, तो तुम अभी भी यहां होते, अभी भी मेरे कार्डों पर चार्ज कर रहे होते, अभी भी इसे अपना घर मानते, अभी भी मुझे बेकार समझते। ये शनिवार को नहीं था जब मैं उस कुत्ते के बर्तन को पकड़ रहा था। तुम मुस्कुरा रहे थे, तुम गर्व महसूस कर रहे थे। तुमने सोचा था कि तुम मुझे सही जगह पर रख रहे हो, और अब जब यह तुम्हें सब कुछ खर्च करा चुका है, अचानक तुम खेद महसूस कर रहे हो। उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। समय सीमा 5 बजे है, मैंने दोहराया। मैं सुझाव दूंगा कि तुम सामान लोड करना जारी रखो। वह वापस चला गया। शाम 4:45 बजे ट्रक भर गया था। मार्कस और ब्रिटनी ड्राइववे में खड़े थे। मेलिसा और उसकी दोस्त पहले से ही अपनी कार में थीं। ब्रिटनी आई। अंतिम प्रयास। मार्कस, कृपया एक बार फिर से सोचो। हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मेलिसा का घर अस्थायी है, हम बेघर हो जाएंगे। तुम्हारे पास नौकरी है? अभी नहीं। तो मैं सुझाव देता हूं कि तुम जल्दी से नौकरी ढूंढो। बड़े लोग अपनी जिम्मेदारी खुद संभालते हैं। तुम दोनों 30 के करीब हो। अब समय है। मार्कस की आवाज पीछे से आई। तुम सच में ऐसा करने जा रहे हो? तुम अकेले मरोगे दादाजी। तुम्हारी अंतिम यात्रा में कोई नहीं होगा। जब तुम्हें मदद की जरूरत होगी, तब कोई तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगा। क्या यही तुम चाहते हो? मैंने मुस्कुराया। कई दिनों में पहली बार मुस्कुराया। मार्कस, मैं अपनी गरिमा के साथ अकेले मरना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि उन परजीवियों के बीच रहूं जो मुझसे चुरा लेते हैं। चुनाव आसान था। शाम 4 बजे यू हॉल मेरी गली से बाहर निकला। ब्रिटनी की बहन की गाड़ी उसके पीछे थी। मैंने उन्हें रास्ते में गायब होते देखा। फिर मैं अपने घर में वापस गया। मेरा घर सिर्फ मेरी चीजों से भरा हुआ था। साइलेंट, केवल हीटर की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने दरवाजा लॉक किया, नया ताला जिसे वे कभी नहीं खोल पाएंगे। फिर मैंने हर कमरे में चलकर देखा। लिविंग रूम साफ, डाइनिंग रूम, हेलेन की मेज फिर से दिखाई दे रही थी। रसोई व्यवस्थित थी। ऊपर उनका बेडरूम खाली था, दरवाजा खुला था। मैंने अपना घर वापस ले लिया था। उस शाम मैंने अपने फ्रंट पोर्च पर बैठकर ठंड में चाय का कप पकड़ा। मार्गरेट फुटपाथ पर अपने छोटे टेरियर के साथ दिखी। वो मेरे वॉकवे पर आई। मार्कस, मैंने उन्हें आज सुबह जाता हुआ देखा। क्या तुम ठीक हो? मैं पिछले 4 सालों से बेहतर हूं। मार्गरेट ने मुस्कुराकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। हेलेन तुम पर बहुत गर्व करती। उसके जाने के बाद मैं तब तक बैठा रहा जब तक तारे नहीं चमकने लगे। अगले दिन मैंने पैट्रिशिया वॉश से अपना अंतिम सवाल पूछा। पैट्रिशिया, अपराधी धोखाधड़ी, क्या मैं आरोप लगाऊं या मुआवजा स्वीकार करूं? यह तुम्हारा निर्णय है मार्कस, लेकिन मैं तुम्हें वही बताऊंगी जो मैं अपने सभी ग्राहकों को बताती हूं। आपराधिक आरोपों का मतलब है जेल में समय, अगर दोषी पाए गए। मुआवजा का मतलब है कि आपको शायद कुछ पैसे वापस मिलें। सभी नहीं, लेकिन कुछ। जेल में आपको पैसे नहीं मिलते। गरीब बच्चे जो न्यूनतम वेतन वाली नौकरियों में काम कर रहे हैं, वे अंततः बाहर निकलेंगे। मैंने इस बारे में 3 दिन तक सोचा। मंगलवार को मैंने मार्कस को पैट्रिशिया वॉश के कार्यालय के माध्यम से एक ईमेल भेजा। तुम्हारे पास 3 विकल्प हैं। विकल्प 1, मैं पहचान चोरी और धोखाधड़ी के लिए आपराधिक आरोप लगाता हूं।
तुम पर आपराधिक संहिता धारा 4 और 3 के तहत 10 साल तक की जेल हो सकती है। विकल्प 2, तुम 129 $8,000 के मुआवजा समझौते पर हस्ताक्षर करते हो, जो अगले 13 सालों में $800 प्रति माह का भुगतान होगा। कोई भी चूकी हुई भुगतान विकल्प 1 को सक्रिय कर देगी। विकल्प 3, तुम दिवालिया घोषित करते हो और मैं सब कुछ खो देता हूं, लेकिन तुम अपने रिकॉर्ड पर 7 साल तक दिवालियापन के साथ रहोगे और क्रेडिट का कोई पहुंच नहीं होगा। तुम्हारे पास चुनने और जवाब देने के लिए 7 दिन हैं, रॉबर्ट मिशेल के माध्यम से। 6 दिन बाद पैट्रिशिया वॉश ने फोन किया। मार्कस, उन्होंने विकल्प 2, $800 प्रति माह स्वीकार कर लिया है। हम सप्ताह के अंत तक भुगतान योजना को औपचारिक करेंगे। वे $800 प्रति माह का भुगतान कर सकते हैं। मार्कस को कॉल सेंटर में नौकरी मिली है, ब्रिटनी खुदरा में काम कर रही है। उनके बीच वे लगभग $4,994 प्रति माह कमा रहे हैं। यदि वे सस्ते में रहते हैं तो $800 संभव है। मैंने गणना की। $800 प्रति माह 13 सालों तक। वे मुझे तब तक भुगतान करेंगे जब तक मार्कस की उम्र 48 साल नहीं हो जाती। 4 साल के शोषण के लिए 13 साल के परिणाम। इसे अंतिम रूप दें, मैंने कहा। उस रात मैंने अपना लैपटॉप खोला और लिखना शुरू किया। इस बार एक स्प्रेडशीट नहीं, एक दस्तावेज। सीखे गए पाठ, परिवार के वित्तीय शोषण से खुद की रक्षा। मैंने 3 घंटे तक लिखा। जो कुछ मैंने सीखा था, जो कुछ मैं चाहता था कि मैंने अलग तरीके से किया होता। अन्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्यावहारिक सलाह जो मेरी स्थिति में हो सकते हैं। मुख्य बिंदु: कभी भी वयस्क बच्चों को आपात मामलों के लिए अपने बैंक खातों तक पहुंच न दें। कभी भी बिना खर्च की सीमाओं के किसी को भी क्रेडिट कार्ड पर अधिकृत उपयोगकर्ता न बनाएं। हमेशा वास्तविक समय में सब कुछ दस्तावेजित करें। जब अपमान शुरू हो तो तुरंत सीमाएं निर्धारित करें। याद रखें, दयालुता कमजोरी नहीं है, लेकिन शोषण को सक्षम करना अपने आप का विश्वासघात है। यदि आपके पास महत्वपूर्ण संपत्तियां हैं तो एक अविवर्तनीय ट्रस्ट बनाएं। यदि परिवार के सदस्य अविश्वसनीय साबित होते हैं तो उन्हें वित्तीय पावर ऑफ अटॉर्नी से हटा दें। कानूनी कार्रवाई प्रतिशोध नहीं है, यह सुरक्षा है। आप वयस्क बच्चों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, वे हैं। यह टुकड़ा विषैले परिवार को अपने चारों ओर रखने से ज्यादा कीमती है। मैंने इसे प्रिंट किया, 50 प्रतियां बनाई और अगले दिन कैलगरी वरिष्ठ केंद्र में छोड़ दी। शुक्रवार तक मुझे 4 फोन कॉल मिले अन्य वरिष्ठ नागरिकों से जिन्होंने इसे पढ़ा था। वे सभी समान स्थितियों का सामना कर रहे थे। वे सभी सोच रहे थे कि वे अकेले हैं। वे अकेले नहीं थे। मैं अकेला नहीं था। अगले सप्ताह मैंने कुछ ऐसा किया जो मैंने पिछले 4 वर्षों में नहीं किया था। मैंने लोगों को आमंत्रित किया। जिम रिचर्डसन और उनकी पत्नी, मार्गरेट और उनके साथी, पैट्रिशिया वॉश, संध्या चेन जो सड़क से नीचे रहती थी। हम मेरे डाइनिंग रूम में हेलन की मेज पर बैठे, बिना किसी कड़वाहट के खाया, बिना कीमत की जांच किए खरीदी गई शराब पीते हुए जीवन के बारे में बात की, बिना सतर्क हुए। जिम ने मेरे लिए एक गिलास उठाया। मार्कस, अपनी कीमत को जानने के लिए खड़े रहो। हमने गिलास टकराए। उस रात अपने घर में अकेले मैंने कुछ ऐसा महसूस किया जो मैंने सालों में नहीं किया था। शांति। न विजय, न सफलता, न प्रतिशोध, केवल साधारण ईमानदार अर्जित शांति। पहला भुगतान 15 दिसंबर को आया। मार्कस से मेरे खाते में $800 ट्रांसफर। मैंने इसे खर्च नहीं किया। मैंने इसे एक अलग बचत खाते में डाल दिया। हर महीने एक और $800 आएगा और हर महीने मैं इसे अलग रखूंगा। शायद कभी मैं इसका उपयोग किसी महत्वपूर्ण चीज के लिए करूंगा। हेलन के नाम पर एक छात्रवृत्ति, कैंसर अनुसंधान में एक दान, कुछ ऐसा जो उनकी चोरी को कुछ अच्छे में बदल दे। शायद मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता, यह दिखाने के लिए कि क्रियाओं के परिणाम होते हैं और कर्ज चुकाना पड़ता है। फिर भी पैसे का मुद्दा नहीं था। मुद्दा यह था कि मैंने अपनी आवाज उठाई। मैंने सीमाएं निर्धारित की। मैंने अपराध बोध के बजाय गरिमा को चुना। मैंने खुद को चुना। और जब मैं उस शाम अपने डाइनिंग रूम में बैठा था, हेलन की तस्वीर मुझ पर मुस्कुरा रही थी। मैंने जाना कि मैंने वह चुनाव किया है जो वह हमेशा चाहती थी।
सम्मान के योग्य बनने का चुनाव। जब यह दिया नहीं गया, तब उसे मांगने का चुनाव। जब इसे अस्वीकार किया गया, तब दूर जाने का चुनाव। मेरा नाम मार्कस है। मैं 70 साल का हूं। मैं मुंबई में रहता हूं और मैंने अपनी जिंदगी को फिर से हासिल किया है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शैटर्ड वेंजेंस को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। क्या आपको कभी परिवार के साथ सीमाएं निर्धारित करनी पड़ी हैं? आपने इसे कैसे संभाला? आपकी कहानी किसी और की मदद कर सकती है जो इस समय संघर्ष कर रहा है। बाईं ओर वीडियो पर क्लिक करें ताकि न्याय की एक और सच्ची कहानी सुन सकें। सुनने के लिए धन्यवाद।